बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 31 मार्च है, इतवार का दिन है और 20वां रोजा है। हालात ये हैं कि इस वक्त ताकतवरों के और जुडिशरी के, इस्टेब्लिशमेंट के और काजी फायज ईसा लेड जुडिशरी के हाथों में कुछ नहीं रहा। इनके हाथों से चीजें रेत की तरह निकलती चली जा रही हैं। जो 6 जजेस ने काम किया था, जिस चिंगारी को उन्होंने भड़काया था, अब वो शोला बनकर भड़क रहा है और उसके आगे बंद मारने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारी कहानियां डाली जा रही हैं, बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये मामला थमने वाला नहीं है। एक इसकी बज़ाहिर सूरत हाल नजर आती है कि जब तक सिस्टम को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसको अगर आपने ठीक नहीं किया, सिस्टम को रिपेयर नहीं किया और एक मकबूल तरीन लीडर को लोगों की ख्वाहिशात के मुनाफी जाके आपने जो जेल में रखा हुआ है, अगर उसको आजाद नहीं किया तो हालात खराब से खराब और बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। पंजाब से जो 12 इस्तीफों की खबरें आ रही हैं, उन्होंने हिलाकर रख दिया है। ये कौन से 12 इस्तीफे हैं? ये पंजाब में कौन सी बड़ी बगावत होने जा रही है? कौन सी बड़ी बगावत जो है वो इस वक्त और ये वाली बगावत पूरे मुल्क को हिला देगी। ये पंजाब में क्या होने जा रहा है, ये सबसे अहम तरीन चीज़ें जो मैंने आपके साथ सामने रखनी है। इस्टेब्लिशमेंट को किसने ललकारा है, किसने सीधे नाम ले लिए हैं, किसने लिहाज खत्म कर दिया है, इसके ऊपर कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। काजी फायज ईसा साहब के लिए वो ये है कि अब यही कहा जा सकता है कि काजी साहब आग जाने और आप जाने, आग जाने और आप जाने, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि काजी साहब ने बजाते खुद आग में कूदने का फैसला कर लिया है। बल्कि वो आपने सुना ही होगा कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। काजी साहब के सामने आग का दरिया है और काजी साहब ने उसमें से डूब के जाने का फैसला अपने हाथों से कर लिया है। ये क्या मामला है? और इसके अलावा शेर अफजल मरवत की जो उसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद हो रही है, जो उन्होंने सोशल मीडिया टीम बना ली। जुल्फी बुखारी वाले मामले पे कुछ चीजें हैं, पंजाब बार काउंसिल कुछ करने जा रही है। मतलब काफी अहम चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है हमारे लिए। आपका एक सब्सक्राइब का दबाया हुआ बटन हमें एम्पावर करता है, एनेबल करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सके। सो अगर आपको हमारी खबरें दुरुस्त मालूम होती हैं, आपको लगता है कि अथेंटिक सोर्सेज से खबरें आती हैं, तो हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक के देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर सुने, फिर मैं आपको ये पंजाब के इस्तीफे और इन सारी चीजों के ऊपर ले जाऊंगा। इस वक्त खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब को, वो ये कहते हैं ना कि अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। काजी साहब ने इतना खुश कर दिया है एग्जीक्यूटिव्स को, काजी साहब ने इतना खुश कर दिया है फैसला साजों को, काजी साहब ने इतनी उन ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं उनकी कि काजी साहब के अलावा कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आता। काजी साहब ने कोई काजी ही काजी चाहिए। अब तो वो हिसाब ये हो गया कि वो कहते हैं मैं जिधर देखूं काजी को ही पाऊं, तो काजी काजी नजर आना चाहिए। तो काजी ही चाहिए जनाब। काजी साहब इस साल के एंड पर रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन इस वक्त एक घिनौना मंसूबा बनाया गया है। इस घिनौने मंसूबे के तहत नाज़रीन किराम ये फैसला कर लिया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाएगी और इस आईनी तरमीम के जरिए काजी फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी कर दी जाएगी। और ना सिर्फ काजी फायज ईसा, बल्कि इनका इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे। और इन दोनों को अगले 6 साल तक जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत करने का प्रोग्राम बनाया गया है। और ये भी तय किया गया है कि इससे जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने 2028 के अंदर रिटायर्ड होना है, उन्हें किसी सूरत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनने दिया जाए। प्लानिंग्स बड़ी लंबी होती हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। बहरहाल काजी फायज, अब ये देखिए कि ये किस तरह का घिनौना खेल खेला गया। मैं मिसाल देता हूं। काजी फायज ईसा साहब ने बल्ला छीना। बल्ला छीनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में गई। जो उनके साथ वहां पर हुआ, जिस तरह मैंडेट पे डाका मिला, अलग सही बात। लेकिन उस बल्ले का निशान ना होने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना मिले। अब वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही हैं और उससे नुकसान ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है, ये जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, जो 30-30 सीटों की बनी हुई गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के पास करिश्माती तौर पर 2/3 अक्सरियत जा रही है। अब ये वो 2/3 अक्सरियत है जिस 2/3 अक्सरियत का इस्तेमाल करके काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। यानी कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। यानी कि काजी साहब ने बल्ला छीनकर 2/3 अक्सरियत गवर्नमेंट को दी। अब गवर्नमेंट उसी 2/3 अक्सरियत का इस्तेमाल करके काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेगी। यानी कि कितनी जबरदस्त इक्वेशन है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके साथ सीनियर प्यूनी जज जो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो भी इसी तरह के काम में जो है ना, वो उनका मुकम्मल साथ दे रहे हैं। यानी कि दोनों की मुद्दत मुलाजमत में 3-3 साल की तोसी हो जाएगी। यानी कि दोनों घर खुश हो जाएंगे।
और इसी तरह से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी इसी तरह की चीजें होंगी। खासतौर पर इसका डायरेक्टली फायदा जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनको देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पूरा ग्रैंड प्लान बनाया गया है। यानी उन्होंने इनको तहरीक इंसाफ की सीटें कम करके दी और उन्होंने इनाम के तौर पर काजी साहब की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, यहां पर एक बारीक नुक्ता है, उसको समझिए। यहां पे बारीक नुक्ता है, उसको समझिएगा। हसनात मलिक जो कि काजी फायज ईसा साहब के आगे वाले वॉरियर्स में से एक रहे हैं, वो और मतीउल्लाह जान साहब, उन्होंने ये कहा है कि काजी साहब तो लम्हे पे ही पे हैं। मंसूर अली शाह साहब भी लेट गए, कहते हैं जी हम हैरान हैं। बल्कि इस हद तक यह कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के, मतीउल्लाह जान साहब ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर सिवाय तीन जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर, यानी कि उनका लुबे लबाब यह था कि एजेंसियों का प्रेशर है। सिर्फ तीन जजेस, और ये वो तीन जजेस हैं जिन्होंने कहा था कि चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि शहबाज शरीफ साहब से नहीं मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को आपको नहीं बुलाना चाहिए, जुडिशरी को आप उनके कदमों में डाल देंगे, आपको शहबाज शरीफ साहब से नहीं मिलना चाहिए। ये वो तीन जजेस हैं, और इन तीन जजेस में मैं आपको बता दूं, एक मुनीब अख्तर साहब हैं, दूसरे इसमें आयशा मलिक साहब हैं, ठीक है, और तीसरा एक और जज हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया। दो तीन इनके बारे में कहा जा रहा है, ये दो तीन जजों में से के नाम उनके बारे में सर्कुलेट कर रहे हैं। ये तीन वो जज हैं नाज़रीन किराम जो खड़े हो गए हैं इस पूरे मामले के सामने। बाकी तमाम के तमाम जजेस आप ये समझे कि लम्हे पै गए हैं इस निजाम के सामने। और काजी फायज साहब कह रहे हैं कि ये मतलब जिस तरह से ये मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जिस तरह का काजी फायज का कंडक्ट है, हसनात मलिक ने कहा, साकिब निसार ने कभी ये नहीं किया, उमर अता बंदयाल ने ये नहीं किया, और आसिफ सईद खोसा साहब ने कभी ये नहीं किया। यानी कि आज जिनको हम कल आप कहते थे क्रिटिसिज्म करते थे, जिन्हें ये कहते थे ये एस्टैब्लिशमेंट के जजेस हैं, आज उन्हें हीरोज बना के पेश किया जा रहा है कि वो इस तरह से नहीं लेटे थे, ठीक है, इस तरह से लम्हे नहीं पे थे। उन्होंने अपने 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 जो है ना वो स्टेचर को बहाल रखा था। वो इस तरह से एजेंसियों के साथ राब्ते में नहीं थे जिस तरह से अभी एजेंसियां असरअंदाज हो रही हैं ये इन तमाम जजेस के ऊपर। ये हसनात मलिक और मैं मतीउल्लाह जान की गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूं। यानी कि जब ये कहा गया कि जनाब ये 14 जजेस हमारे हीरोज हैं, तो इसके ऊपर गुस्सा किया, यानी अभी भी कोशिश की जा रही है कि ये जो 6 जजेस, ये जो गुस्ताख 6 जजेस हैं, ये गुस्ताख 6 जजेस, इनकी जुर्रत कैसे हुई, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये सारा ये काम करते हुए नजर आए। और अभी नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि इन 6 जजेस को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन अवाम ने भी ये फैसला किया है कि वो इनका साथ देंगे और किसी सूरत भी देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना वो रुकने वाले नहीं है, और अवाम खुलकर जो है ना वो सामने आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है। अब अगली जो खबर है नाज़रीन किराम, वो इससे भी खतरनाक खबर है। वो ये खबर है जो मैंने ऊपर लिखा ना कि 12 जजेस 12 इस्तीफे, यानी कि पंजाब से 12 इस्तीफे। वो क्या मामला है, सुन लीजिए नाज़रीन किराम। लाहौर से खबरें आ रही हैं कि वहां पे 12 जजेस तैयार है, वहां पे 12 जजेस तैयार है। लेकिन मसला यह है कि जब ये जो पिछले 6 जजेस हैं उनका हशर देख के कि जिस तरह से उनसे किया जा रहा है, जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस हैं वो अब थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं और वो देख रहे हैं कि हमें अपना एहतजाज की सूरत जो है वो करना चाहिए। क्या इस तरफ जाना चाहिए जिस तरह से ये जो 6 जजेस गए हैं और इसी रास्ते पे चलना चाहिए, या डायरेक्टली हम इज्तिमाई तौर पर इस्तीफों के ऊपर चले जाएं? तो सब 12 इकट्ठे इस्तीफे आ सकते हैं। पूरी का पूरा निजाम हिल जाएगा नाज़रीन इकराम। दुनिया भर में खबरें बन रही हैं, दुनिया भर की इंटरनेशनल अखबारें जो है ना वो हेडलाइंस लगा ली है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो कुछ लोग टस से मस नहीं हो रहे। तो 12 इस्तीफे ज़ेरे गौर है। हो सकता है 12 इस्तीफे आ जाए नाज़रीन इकराम। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि लोगों को लगता है कि वो जो 6 जजेस हैं वो बेवकूफी कर गए। नहीं जनाब वाला, इसके ऊपर हबीब अकरम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उन्हें पता है हमारा निजाम क्या है, उन्होंने कानून की सरबलंदी के लिए अपनी गर्दनें पेश कर दी हैं। उन्हें पता है उनके साथ क्या होगा, उन्हें पता है कि तसद्दुक जिलानी साहब जैसा एक रिटायर्ड जज उनके ऊपर लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ठीक है आप इनकी किस्मत का फैसला कीजिए। और वो रिटायर्ड जज जो 75 साल की उम्र में, जिसका भाई वजीर खारजा है, ठीक है, जो कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का सीधा रिश्तेदार है, जो कि त्यारा साजिश केस में एक्विटल करने वाला नवाज शरीफ बरादरान को जज है, जो इनकी नाहली खत्म हुई थी उसका उस बेंच का हिस्सा रहा जज है, जो कि 2013 में जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त के जो है ना वो कायम मकाम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये सारी चीजों को जानते बूझते हुए भी तसद्दुक हुसैन जिलानी 75 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे पहले उन्हें एक जिम्मेदारी देने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा जी मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। ना जाने इस दफा सेहत कैसी इजाजत दे रही है उनकी, ना जाने 75 साल की उम्र में उन्होंने कौन सी सलाजीत खा ली है कि अचानक वो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करना शुरू हो गए और उन्होंने कहा जी मैं 6 जजेस के मामले के ऊपर जो है ना वो कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करूंगा और कड़ी से कड़ी सजा देगी। मतलब आप क्या कर सकते हैं नाज़रीन किराम। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, मैं बता रहा हूं ना, मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि ये जो बना है कमीशन, मिसाल लीजिए तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो है ना वो एजेंसीज को इसका जिम्मेदार ठहरा देते हैं और कह देते हैं जी एजेंसीज ने ये सब कुछ किया लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा?
ये जुडिशरी तो कहेगी कि जनाब ठीक है, ये कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया तो गवर्नमेंट एक्शन ले। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करेगी, और जुडिशरी भी जो है ना वो हाथ जाड़ के साइड पे हो जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने सुमोटो ले लिया और हमने कोई फैसला दे दिया, हमारे हुक्म पे कौन सा अमल दरामद होना है। यानी कि काजी फैसल साहब जनाब मोहतरम फॉर्म 47 के वजीर आजम से मिलकर कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जनाब वो फैजाबाद तरने हला काम ते कर दो। यानी कम ऑन यार, कम ऑन। आप फैजाबाद धरने में फंसे हैं, आपके मुल्क की किस्मत लूटी जा रही है। आप माजी की स्टैब्लिशमेंट का गिला करते हुए नजर आते हैं। मौजूदा स्टैब्लिशमेंट आपकी जई तई फेर रही है, आपको आपको पता ही नहीं चल रहा। माजरत के साथ माफ कीजिएगा, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन निजाम को शर्म ही नहीं आ रही है कि मामला किस तरफ लेके चले जाते रहे। और तो और शौकत सिद्दीकी को छोड़िए, देख लीजिए, कल तक वो कहते नहीं थकते जो मेरे नाल वो जनरल फैज ने नहीं कर देता हूं, मेरे नाल फलानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कर दिया है। आज इनके साथ हो रहा है, वो उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अपने रोने रो रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया था। और भाई आज उनके साथ खड़े हो, अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था तो आज मजलूम के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, वहां पे कोई शर्म ही नहीं आ रही है किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि उन लोगों ने, यानी कि कह रहे हैं ओ जी मिसकंडक्ट हो गया जी, फलाना हो गया जी। ओ भाई कैसा मिसकंडक्ट हो गया? वो पहले अपने चीफ के पास गए, कुछ नहीं किया, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास गए, कुछ नहीं हुआ, फिर सीनियर प्यूनी जज के पास गए, कुछ नहीं हुआ, तो और क्या करें? फिर वो जंगलों में चले जाते, मलंग बन जाते, कमीजें फाड़ देते, रिटायर्ड हो जाते, या फिर उनके पास तरीकाकार था कि अपनी रजिस्टर्स शो करते। और यही बात हमें जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पता चल रही है। तो ये कहानी है। अच्छा जनाब, और भी बहुत सारी चीजें इस वक्त जो है वो सामने आ रही है। स्टैब्लिशमेंट का किसने नाम लिया, लिहाज किसने खत्म किया? मौलाना फजलुर रहमान जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सीधा कह दिया, उन्होंने कहा जी हालात बांग्लादेश से बने। उन्होंने तो इस तरह से कहा, ओए जर्नैलो सुन लो, एक कोर कमांडर सुन लो। उन्हें खैर पूछने वाला कोई नहीं है। वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास इनके राज है, उनके पास इनके राज है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मुझे जनरल बाजवा ने कहा था कि इस तरह से करना है और आपने ये सारी चीजें करनी है, हम उनको जो है ना वो कर देंगे। तो मौलाना फजल रहमान को पूछने वाला कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को किसने कहा था कि जाओ तुम धरने के लिए जाओ? मौलाना फजल रहमान साहब को कौन फैसिलिटेट करता रहा है? अगर मौलाना फजल रहमान पर हाथ डालेंगे तो मौलाना फजल रहमान उसकी बात करते हैं। लिहाजा अब वो जो है ना वो पर तोल रहे हैं और सीधा सीधा स्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं और जर्नैलों का नाम ले रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें कोई पूछ भी नहीं सकता है। वो तो शुतर बेमहार है, उन्हें कोई नहीं पूछेगा। ऑब्वियसली फिर आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ ये क्या होता रहा है। तो ये जनाब वाला इस तरफ की मामला है। अच्छा जनाब, एक तनकीद की जा रही है शेर अफजल मरवत के ऊपर, जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम बना ली। यार खुदा के बंदो, ये समझ लीजिए, अपनी सोशल मीडिया टीम बनाए या 10,000 लोगों की सोशल मीडिया टीम बनाए, इस वक्त आपको ये जानना पड़ेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अफजल मरवत बनाने से क्या फर्क पड़ेगा यार? पब्लिक ओपिनियन तो वही रहेगा ना। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया टीम्स नैरेटिव बिल्ड करती है? नहीं जनाब, आपको ये मानना पड़ेगा। आप 1 लाख बंदे की सोशल मीडिया टीम बना लें, आप फेक ट्रेंड्स बना लें, नहीं, लोगों के अभी जो इस वक्त जज्बात नजर आते हैं ना वो पीटीआई के वॉलंटियर्स, ना वो पीटीआई की ऑफिशियल टीमें वो बना पा रही हैं, ये लोगों के अंदर से चीजें आ रही हैं। तो अगर शेर अफजल मरवत की टीम बन रही है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों के अंदर से जो बात आएगी, लोगों के अंदर खान ही खान है, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब तक की चीजें, नाज़रीन इकराम, ये अब तक की खबरें हैं।